बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो शुरू होगा बच्चों C2 के मतलब। C2 में इनके सेकंड टेस्ट की जो डिवीज़न है उसमें हम लोग अपना यूनिट नंबर 2 फिज़िकल केमिस्ट्री से पढ़ने जा रहे हैं। जो लोग आप में से FSC के स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये दो बड़े ह्यूज किस्म के चैप्टर्स हैं जिसका एक सेक्शन आप समराइज़ करेंगे, और वो जो ह्यूज किस्म के चैप्टर हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, इनके गैशियस स्टेट और सॉलिड एंड लिक्विड। यहाँ पर UHS में ये अलग अलग नहीं हैं, ये सारे एक ही चैप्टर का हिस्सा बना दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह वहाँ पर फुल फ्लेज चैप्टर्स सिलेबस में थे वैसी सिचुएशन यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना वो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोग गैशियस स्टेट का सिर्फ वो सेक्शन देखेंगे जो मेन सेक्शन हमें दिया गया। इस तरह लिक्विड और सॉलिड में से भी टॉपिक्स असाइन किए गए हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप फुल फ्लैज उस चैप्टर की हर चीज़ को स्टडी करते चले जाएं। अब जब आप UHS की आउटलाइन निकालोगे ना तो उस पे स्टेट्स ऑफ मैटर की हेडिंग के अंडर गैशियस स्टेट का जब जिक्र होगा तो गैशियस स्टेट में से ये 2-3 पॉइंट सिर्फ आपको नजर आएंगे, गैस लॉज या गैशियस स्टेट और जनरल गैस इक्वेशन, या शायद ये 2 ही पॉइंट आपको मेन लिखे नजर आएंगे। लेकिन ना ये प्रॉब्लम होगा कि हम इस को जब एक्सपेंड करने बैठेंगे तो गैस लॉज में जब गैशियस स्टेट की बात आएगी तो सारे गैस लॉज हमें पढ़ने पड़ेंगे। फिर गैशियस स्टेट में उसका बिहेवियर आइडियल और नॉन आइडियल दोनों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक वर्ड गैस या गैशियस स्टेट पढ़ के आप ये नहीं सोच सकते कि बस भाई ये तो पहला 1 पेज या 2 पेज इंट्रोडक्शन वाले हुए और हमारी जान छूट गई। तो इस बात को हम शुरू करने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में से गैस लॉज को या गैशियस स्टेट की पहले बात कर लेते हैं। आपको पता है कि ये वो स्टेट है जिसकी कोई डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होता। मैं डायरेक्ट जिस पॉइंट पे आ रहा हूँ ना वो है प्रेशर और यूनिट्स ऑफ प्रेशर। जिस पॉइंट को हमने यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा हमें वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। मतलब गैस क्या है, गैस की बेसिक फीचर्स क्या हैं कि इसकी कोई शेप नहीं है, कोई वॉल्यूम नहीं है, जितनी स्पेस इसे प्रोवाइड करोगी उतनी जगह में रह लेगी, और जिस पैटर्न पे रखोगे जिस सिलेंडर में कंटेनर में उसी के मुताबिक ये अपनी फॉर्मेशन करेगी। ये सारी बातें बड़ी जनरल सी हैं। हमें डायरेक्ट यहाँ पर आना है कि जो प्रेशर है वो क्या होता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट ये है कि जो यूनिट से हमारे पास वो हैं, एक यूनिट है एटमॉस्फेयर जो सबसे बड़ा यूनिट माना जाता है प्रेशर का, और हम कहते हैं कि ये बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या इसको लिखते हैं 760 टॉर। इसका मतलब इन दोनों को कंपेयर करो कि 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बराबर हो गया 1 टॉर के। ठीक है, क्योंकि 760 के बराबर है। फिर ये इक्वल आता है 101325 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब ये जो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर वाला यूनिट है ना इसका, ये बच्चों सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक है। सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर स्क्वायर मीटर माना जाता है। ये इसे आगे मैं इधर ला रहा हूँ, इक्वल ये इसके आगे चलेगा, ये बराबर होगा 101325 पास्कल्स के, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। और या फिर इसको बदलोगे 101.325 kPa, मतलब किलो पास्कल्स। ये किसके बराबर आ जाएगा, ये किलो पास्कल्स के इक्वल आ जाएगा। और फिर ये बराबर होता है 14.7 PSI, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच के, जो कि वो यूनिट है जो कि इंजीनियरिंग वर्क में मोस्ट प्रोबेबली इस्तेमाल हम करते हैं। ये है इंटर कन्वर्जन। अब आप ये देखो कि इन सब में से सबसे बड़ा यूनिट ऑफ प्रेशर अगेन कौन सा है, वो एटमॉस्फेयर ही नज़र आएगा। आपको इसमें से क्वेश्चन किस तरह का मिलता है कि जी 1 एटमॉस्फेयर में इतने PSI हैं, आपको सिलेक्ट करना पड़ता है जी कि वो कितने के बराबर है,
या 2 मिलीमीटर ऑफ मरकरी में कितने टॉर निकल आएंगे, या इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, इस तरह की कन्वर्जन पे कोई आपको एमसीक्यू यहाँ से मिल सकता है यूनिट्स ऑफ प्रेशर की, अगर हम लोग बात करने जा रहे हों तो। ठीक है, अलबत्ता इससे ज़्यादा, लेकिन वो कन्वर्जन यू नो वेल के ऐसी नहीं होगी जो आप सॉल्व ना कर पाएँ। आगे चलते हैं और गैस लॉज की बात करते हैं। आपको पता है कि गैस लॉज जो होते हैं ना, इनका कमाल है कि इन्होंने यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस की वजाहत करनी है। ठीक है, गैस लॉज ने क्या करना होता है, यूनिफॉर्म बिहेवियर ऑफ गैसेस की वजाहत करते हैं गैस लॉज। और गैस लॉज में से सबसे पहला हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। अब ना यहाँ पर जब बच्चे एंट्री टेस्ट में आते हैं तो वो एक चीज़ पे बड़ा फोकस भी करते हैं शुरू में कि जी ये लॉ कब प्रेजेंट हुआ, और उस पर यकीनन कंट्राडिक्शन होती हैं। किसी बुक में कोई वैल्यू डेट लिखी है, किसी में कोई डेट लिखी है, लेकिन हिस्ट्री पे क्वेश्चन नहीं आता यूएचएस में, ना आपको आना है। मतलब आप ये सोचेंगे कि लॉ कब प्रेजेंट किया गया, तो दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लॉ क्या कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अलबत्ता अगर आप फिर भी सोचते हैं तो जो आपकी टेक्स्ट बुक है पर्टिकुलरली एफएससी वाली, उसको पढ़ लें, उसमें जो वैल्यू लिखी है वही ऑथेंटिक होगी। अलबत्ता इस पर अगर कहीं कंट्राडिक्शन है तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो बॉयल्स लॉ जो है ये क्या कहता है हमें, मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर देते हैं इंस्टेंटली कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, वो उस गैस पर लगाए गए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड द कंडीशन क्या है, टेम्परेचर और एन क्या रहें कांस्टेंट। एन यहां पर क्या चीज है, इसे हम कहते हैं अमाउंट ऑफ गैस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, कंडीशन हमने क्या रखी है कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो उस गैस पर लगाए गए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करेगा। और कंडीशन उसकी क्या होगी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब ये दो बातें ट्रू साबित होंगी, सच मानी जाएंगी कि ना हमने सिस्टम का टेम्परेचर बदलना है और ना हमने उसके नंबर ऑफ मोल्स या कह लें कि अमाउंट ऑफ गैस को बदलना है, फिर ये बात दुरुस्त मानी जाएगी। एक ये रिलेशन है। फिर इसी को जब हम इक्वालिटी में बदलते हैं तो हम बना देते हैं PV इज इक्वल टू K। सेकेंड स्टेटमेंट भी डेफिनेशन के तौर पर आ जाती है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज। 4 ऑप्शन में आपको 4 लॉज मिले और आपको उनमें से बताना पड़े कि ये किसकी स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आ जाना कोई अजीब बात नहीं है। ये पॉसिबल है कि ऐसी कोई बात एग्जामिनर आपसे जो है ना वो डिमांड करे एग्जाम में, कि वो ये कह सकता है कि वॉल्यूम किसी भी गैस का उस पर लगाए गए प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, तो ये कौन सा लॉ है। या वो ये भी कह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो आपको ये वाली ऑप्शन या ये वाली ऑप्शन वहां पर करेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ही हों। अगर दोनों हैं, जो ऑप्शन बड़ी कम होती हैं यूएचएस में कि बोथ या ऑल ऑफ दीज वाली, फिर सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, अब ना यहाँ से हम एक एक्सप्रेशन बनाया करते हैं कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, जिसमें P1 है किसी सिस्टम का इनिशियल प्रेशर और V1 है इसका इनिशियल वॉल्यूम, P2 है फाइनल प्रेशर और V2 है इसका फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आपके पास है ना कि P1V1 इज इक्वल टू P2V2, इस रिलेशन में ये एक इनिशियल स्टेज होती है और ये फाइनल। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि फर्ज करें आपको मैं ये कहता हूँ जी कि गैस है जिसको हमने एक 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे रख दिया था और उसका वॉल्यूम 500 था, हमने प्रेशर को 2 एटमॉस्फेयर कर दिया, तो वॉल्यूम बताएं। अब जो बच्चा थोड़ा सा सेंस रखता है वो फौरन सोचेगा कि प्रेशर को डबल किया तो वॉल्यूम हाफ हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं क्लिक कर पा रहे तो यू कैन यूज दैट एक्सप्रेशन टू फाइंड योर आंसर। मैं उसका डाटा यहाँ पुट करता हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि ये वैल्यू 1 है और ये 500 है, प्रेशर को हमने 2 कर दिया, तो ये आपने फाइंड करना था। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या निकल आएगा, 250 वट एवर इज द यूनिट।
उसे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते ये कि यूनिट्स पे क्वेश्चन हो। यूनिट पे क्वेश्चन होने से मुराद है कि 4 ऑप्शन है, चारों में भी 250 लिखा होगा, लेकिन कहीं डेसीमीटर क्यूब, कहीं सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से वैल्यू होंगी। वो फिर आपको डाटा को देखना पड़ेगा कि जो ये गिवन है यहाँ वॉल्यूम के साथ क्या यूनिट है, वही यूनिट आप आंसर में सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। फिर एक बात यहाँ से, जो ये कांस्टेंट था कि जो पी वी इज इक्वल टू के है, ये कांस्टेंट क्या किसी चीज पे डिपेंडेंट है? ये बात भी एज एन एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होगी। और रिमेंबर दिस थिंग कि किसी भी लॉ का जो कांस्टेंट होता है वो सिर्फ उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है जिनको हमने लॉ में कांस्टेंट किया होता है। ठीक है, दोबारा सुन लें, मैंने कहा है कि लॉ का जो कांस्टेंट है वो हमेशा उन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगा जिनको हमने कांस्टेंट बनाया था, और वो यहाँ क्या है? टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस। मतलब ये जो के है ये प्रेशर बदलने से नहीं बदलेगा, ये वॉल्यूम को चेंज करोगे या प्रेशर को तो के को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब गैस बदल दो इसमें, मतलब एक दफ़ा सिलेंडर में आपने हाइड्रोजन गैस ली, नेक्स्ट डे आप आगे इसमें ऑक्सीजन गैस भर लें, तो के जो है it do not bother whether there is oxygen or there is nitrogen or there is hydrogen, gas should be ideal, the only condition। ठीक है, तो अगर ये के जो है ये कब वेरी करेगा, इसकी वैल्यू कब अफेक्ट होगी? जब आप सिस्टम का टेम्परेचर चेंज कर दोगे या उसमें अमाउंट ऑफ गैस चेंज करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को बदलोगे, या कह लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बदलोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी बात कर सकते हो। उसके बाद इसके ग्राफ्स आ जाते हैं। मैंने कहा कि ये के किस पे, टेम्परेचर पे और अमाउंट ऑफ गैस दोनों पे डिपेंडेंट है। अब ग्राफिकली बॉयल्स लॉ को हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। अगर हम लोग क्या करें, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान ग्राफ प्लॉट करें, तो ये ग्राफ एक कर्व आती है, हाइपरबोलिक कर्व इसे कहा जाता है। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करें 1/v और p के दरमियान, तो ये ग्राफ क्या आता है? एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑलमोस्ट ओरिजिन से पास करती है। और अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं p और pv के दरमियान, तो ये कांस्टेंट आता है जो कि x एक्सिस के पैरेलल चलता है। तो ये हमारे पास 3 ग्राफ हैं, कहने को तीनों बॉयल्स लॉ के हैं। क्वेश्चन पहले ग्राफ पे आ चुका है यूएचएस में, 4 ऑप्शंस थी और कहा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द बॉयल्स लॉ, या वो बॉयल्स लॉ या किसी भी लॉ का नाम गायब कर देता है। वो सिर्फ ये कह देता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज गिविंग अ ट्रू रिलेशन। ठीक है, तो ट्रू रिलेशन का मतलब है कि आपने ये देखना है कि इनमें से कौन सी बात सही लिखी गई है। ठीक है, अब ना ग्राफ पे जब क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन पैदा करता है, एक वक्त में कोई एक चीज़ बदली जाती है। फॉर एग्जांपल आपको 4 ऑप्शन में ये 4 ग्राफ नज़र आते हैं। आप ग्राफ की शेप देख के फ़ौरन कहेंगे ये तो सारी बॉयल्स लॉ के हैं, लेकिन एग्जामिनर ने किया क्या होगा, यहाँ पर भी P और V, यहाँ पर भी P और V, यहाँ पर भी P और V। ठीक है, मतलब उसने क्या हरकत की है, ग्राफ की शेप तो सारी बॉयल्स लॉ वाली दी है लेकिन एक्सेस गलत कर दी है। आपका आंसर एक ही है उसमें। ठीक है, या समटाइम एग्जामिनर क्या करता है, एक्सेस तो यही रखता है, मतलब इधर वो V और P, इधर यही वाला, इधर यही है, लेकिन तीनों में वो कर्व सेम डाल देता है। आपको उसने मैचिंग दे के कंफ्यूज करना है कि सारी ऑप्शन तो एक जैसी हैं। मतलब एक वक्त में एग्जामिनर ने शेप से ये वाली रख के एक्सेस चेंज करके आपसे क्वेश्चन कर लिया, या एग्जामिनर ने एक्सेस जो है ना वो यही रख दिए और शेप को चेंज कर दिया। तो इस तरह से आप लोग ये जहन में रखोगे कि आपको क्वेश्चन जब आया है तो उसमें ऑप्शन क्या हैं, क्या सारे ग्राफ ऐसे ही बने हुए हैं कि उनमें कर्व ही नजर आ रही हैं। इसका मतलब है आपने ये देखना है, अगर ग्राफ इस तरह के बने हुए हैं तो आपने फौरन ये देखना है कि एक्सिस क्या कहते हैं उनके। अगर ये एग्जैक्ट यही तीनों ऑप्शन लगी हो तो चौथी ऑप्शन में यकीनन फिर ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ग्राफिकली देखोगे। फिर अगली एक बात
कि अगर हम लोग, एक बंदा टेम्परेचर रखा, उसने 0 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्राफ को बॉयल्स लॉ को स्टडी किया, एक दूसरे बंदे ने टेम्परेचर रख लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एक थर्ड स्टूडेंट था उसने टेम्परेचर रख लिया 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उसने ये ग्राफ प्लॉट कर लिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो P और V का ग्राफ जिसे हम आइसोथर्म कहते हैं, ये इस तरह से चलेगा। ठीक है, मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। जो टेम्परेचर ऑफ 3 है ये ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ 2 से और ये ग्रेटर होगा टेम्परेचर ऑफ 1 से। अब देखने के लायक बात ये है कि क्या यहाँ बॉयल्स लॉ खत्म हो गया? हमने तो कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, बॉयल्स लॉ खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक वक्त में कांस्टेंट रखना है, वो बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। ठीक है, जैसे जैसे हम मसलन डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट एरिया में वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं, तो वो डिफरेंट टेम्परेचर पे लॉ को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उनकी कर्व की शेप सेम होगी, पोजीशन सेम नहीं होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कर्व क्या करेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। फिर ये आइसोथर्म, चूंकि इसका नाम है आइसोथर्म, सेम हीट कांस्टेंट टेम्परेचर से निकलता है, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये फर्ज करें ये तीनों ऑप्शन आपको नजर आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स आइसोथर्म। तो आपका आंसर क्या होगा, ये पहले वाली शेप, क्योंकि इसको आइसोथर्म कहा गया है, बाकियों को हमने इस नाम से नहीं डेजिग्नेट किया अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ठीक है बच्चों, ये एक लॉ हमने डिस्कस कर लिया। अगले लॉ पे चलते हैं और वो है चार्ल्स लॉ, जो तकरीबन इसके पैरेलल ही है, इस सेंस में कि वो ऐसी ही बातें उसमें हैं। जॉन चार्ल्स ने कहा था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। कंडीशन क्या है कि प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस को हम क्या रख दें, कांस्टेंट रख दें। अगर हम इनको फिक्स या कांस्टेंट कर देते हैं तो तब ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्टली रिलेटेड हैं। फिर यहां से V इज इक्वल टू K इंटू टी होगा, V ओवर T इज इक्वल टू K आ जाएगा, या फिर हम इसको बनाएंगे कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। एक तो ये वाला रिलेशन, फिर यहां से ये और ये। अब इसमें जो K है, अगेन यहां की तरह K किस पे डिपेंड करेगा, वो इन दो कांस्टेंट्स पे, प्रेशर और अमाउंट ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। इस रिलेशन का भी आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डाटा दिया जाए कि इनिशियल टेम्परेचर इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल टेम्परेचर फाइनल वॉल्यूम में से, तो आप इसको यूज करके कैलकुलेशन में ला सकते हो। मैं क्विकली एक पॉइंट पे आ रहा हूं, क्वांटिटेटिव चार्ल्स लॉ, और इस पे हम ज्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे। सिर्फ फॉर्मूला आपने याद रखना है कि जो V सब T हुआ करेगा वो बराबर है V सब 0 इंटू 1 प्लस T बाई 273, जिसमें V सब 0 है गैस का वॉल्यूम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, V सब T है गैस का वॉल्यूम किसी भी T टेम्परेचर पर, और T वो टेम्परेचर है जहां पर आप गैस का वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हो। इसे हम कहते हैं कि जी एब्सोल्यूट जीरो या क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ का जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन तो होगा, बट दिस स्ट्रेट लाइन विल नेवर पास थ्रू द ओरिजिन। और ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि एक साल क्वेश्चन था जिसमें कि एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है, और क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू रिलेशन। बस एक ऑप्शन ये थी, मतलब एक अल्फा ऑप्शन अगर ये है, बीटा ऑप्शन में आपको V और T नजर आके ये वाली वैल्यू नजर आ रही है, नेक्स्ट ऑप्शन में P और V लिखा हुआ है और फिर ऐसी ही शक्ल नजर आ रही है आपको ग्राफ में। ठीक है, तो आपने इसमें से ये सेलेक्ट करना था कि वॉल्यूम टेम्परेचर का ट्रू रिलेशन कौन सा है, जो कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 नहीं होता, तो इस लिहाज से आपने इसमें से आंसर सेलेक्ट करना था। ठीक है, ये भी एक MCQ आपको प्रीवियस हिस्ट्री में UHS के एग्जाम का पार्ट नजर आएगा। जी बच्चों, ये बात यहाँ तक आई होप्स हो कि आप समझ चुके होंगे कि बॉयल्स लॉ क्या है और चार्ल्स लॉ क्या है। उसके आगे चलेंगे तो हमारे पास आना है एवोगैड्रोस लॉ। ऑफ गैसेस, जिसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हों, जिनको सेम कंडीशन में रखा जाए,
ठीक है ना, गैसेस क्या हो, डिफरेंट हो, लेकिन कंडीशन क्या रखी जाए, उनकी सेम रखी जाए, तो क्या सिचुएशन बनेगी, उनकी वॉल्यूम ऑफ गैसेस क्या हो, अगर सेम हो तो हम कहते हैं कि उनके मोल्स ऑफ गैसेस भी क्या हुआ करेंगे, सेम। ठीक है ना, कुछ ऐसी सिचुएशन हम जनरेट करते हैं कि अगर हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं जिनको हमने किसी डिफरेंट कंटेनर्स में रखा, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मेंटेन करने के बाद हमें ये नज़र आया कि उन सब का वॉल्यूम सेम है, तो हम कहेंगे कि ऑटोमेटिकली इन सब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हैं, वो सेम है। जिसे मैथमेटिकली हम लिखते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है N के, और यहाँ से अगर हम लोग STP मेंटेन कर दें तो हम कहते हैं कि वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा, जिसे हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते रहे हैं कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डेसीमीटर क्यूब। ठीक जी, तो ये बच्चों था हमारे पास एक ब्रीफ सा आइडिया है इस लॉ के मतलब, और हमने यहाँ पर ये कंडीशन सेट नहीं की कि गैस कौन सी होगी, किसी भी गैस का नाम हमने नहीं लिखा, ना बॉयल्स लॉ में, ना चार्ल्स लॉ में, ना एवोगैड्रोस लॉ में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल गैसेस की। अब सवाल ये होगा कि आइडियल गैसेस कौन सी हैं, वो तमाम गैसेस जो इन लॉज को ओबे करेंगी, या सिंपल वर्ड्स में आप कह लें कि वो गैसेस जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक चलेंगी, उन्हें हम क्या कहा करेंगे, उन्हें हम लोग आइडियल गैसेस माना करेंगे। अब ये जो 3 लॉज मैंने आपके सामने रखे हैं ना बड़े ब्रीफ से, इन तीनों लॉज को कलेक्टिवली हम बनाएं तो उसे हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन। तीनों लॉज को इकट्ठा अगर आप कर लो तो क्या बन जाएगी, हमारे पास बच्चों आ जाएगी जनरल गैस इक्वेशन, जिसकी डेरिवेशन की तो ज़रूरत कोई ख़ास नहीं है, PV = nRT। मैंने उसकी फाइनल फॉर्म लिखी है, जिसमें जो R है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 62.4, और इधर क्या आएगा टॉर इंटू डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या क्या आ जाएगा 62400 टॉर सेंटीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल, या क्या आ जाएगा 8.3143, और इधर आ जाएगा जाउल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो ये R की जो डिफरेंट यूनिट्स में वैल्यूज़ हैं ये आपको याद होनी चाहिए। सम टाइम हो सकता है कि आपको चारों ऑप्शन में वैल्यू यही नज़र आए तो आपको इसका मतलब है यूनिट सेलेक्ट करना है, और सम टाइम ये हो सकता है कि आपको वैल्यूज़ डिफरेंट नज़र आए तो फिर आपने ये देखना होगा कि कौन सी वैल्यू करेक्ट है, अगर उसने आगे यूनिट मेंशन नहीं किए हुए। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा होता है कि जैसे ये वैल्यूज़ हैं ये एग्जैक्ट हैं, तो ये कोई भी वो मुमकिन है कि ये सारी लिख के यहाँ पर किसी का यूनिट चेंज कर देगा, या वैल्यू में कोई एक आधा डिजिट कम ज़्यादा करके आपसे वो डिमांड करेगा एग्जामिनर, और ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम का पार्ट रहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हमारे मुल्क में हो। मतलब सिर्फ एंटी टेस्ट ये एक नहीं, आपको लाइफ में बहुत सारे टेस्ट और बड़ी सारी जगहों पर इन्वॉल्व होना पड़ता है कॉम्पिटिशन्स में, तो वहाँ पर भी आपका इस तरह के सवालों से वास्ता रहेगा। तो जी ये अब जनरल गैस इक्वेशन से, इसमें P प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, R ये कांस्टेंट और T टेम्परेचर है। यहाँ से ना हम लोग एक और फार्मूला बनाते हैं डेंसिटी का, जो बराबर हुआ करता था PM/RT। दिस फार्मूला इज़ वैलिड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। और क्लियर ये हो रहा है कि जो डेंसिटी है वो प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और टेम्परेचर के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है। अब ना डेंसिटी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। कैसे? एक वक्त में एग्जामिनर क्या करता है, वो 4 ऑप्शन में 4 डिफरेंट गैसेस दे देता है। ठीक है, मसलन आपको ना इसके मतलब ये लिखा नज़र आ रहा है कि जी आपके पास CO2 है, SO2 भी है, Cl2 भी है और हाइड्रोजन भी है। और सिंपल क्वेश्चन ऊपर क्या स्टेटमेंट में है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डेंसिटी अंडर सिमिलर कंडीशंस। अब डेंसिटी किसकी हाई होनी है? जब सिमिलर कंडीशन है, मतलब ये 2 चीज़ें हम बदल सकते थे, ये कांस्टेंट कर दी गई,
तो फिर जिसका मैस ज़्यादा उसकी डेंसिटी ज़्यादा, जिसका मैस कम उसकी डेंसिटी कम। ये भी हो सकता है कि आपको एक ही गैस दे के उसकी प्रेशर और टेम्परेचर की डिफरेंट कंडीशन दी जाए, तो कैसे अब डेंसिटी को सॉल्व करेंगे। अब वहाँ कैलकुलेशन नहीं करने बैठे रहना, सिर्फ ये देखो कि प्रेशर कहाँ हाई है या टेम्परेचर कहाँ लो है, इन्वर्स रिलेशन है ना। तो डेंसिटी हाई या लो देखनी है, अगर हाई देखनी है तो ये वैल्यू बड़ी और ये वैल्यू छोटी होनी चाहिए, तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी, या इसके उलट भी आप सोच सकते हो। तो इस तरह से आपने डेंसिटी ऑफ गैस, जो कि जनरल गैस इक्वेशन से ही डाटा निकलता है और फॉर्मूला बनता है, उसको लेके आपने इसे डिस्कस करना होगा। तो बच्चों ये जो यहाँ तक का कंसर्न था ना, ये सारा हमने पढ़ा है अबाउट द गैस लॉज, जो जनरल गैस लॉज हैं, जनरल गैस इक्वेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म आर क्या है, और फिर उसके बाद हमने ये देखा है कि डेंसिटी का फॉर्मूला जो बनता है वो हमें कौन सी फर्दर इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब ये सारी बातें इकट्ठी कर ली जाएं तो आप सादा लफ्ज़ों में ये कह लें कि वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, क्योंकि ये लॉज कलेक्टिवली जिन रूल्स और जिन पैरामीटर को सेलेक्ट करते हैं, डिसाइड करवाते हैं हमें, वो बेसिकली काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ही हैं। अब आपको अपेरेंटली अपनी आउटलाइन में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नज़र नहीं आएगी, लेकिन आपको पास्ट में इसमें क्वेश्चन भी नज़र आएंगे कि आपको UHS MCQs की शक्ल में क्वेश्चन बना के देता रहा है। ठीक है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के रूटीन में हमारे पास कुछ पास्टुलेट्स होते थे। अब हम उन पास्टुलेट्स को यहाँ पर एज सच मेमोराइज तो नहीं करने जा रहे कि जी हम उनको एग्जैक्ट रटा लगाते रहेंगे कि वो कितने हैं और कौन से हैं। सिर्फ इतना याद रख लें कि जो गैस उनको फॉलो करेगी वो आइडियल होगी। तो जो KMT है आपके पास, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके मुताबिक हम ये कहते हैं कि जो गैस है वो छोटे छोटे टिनी पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, हैपहैज़र्ड मूव करते हैं, कुलियन कर सकते हैं विद ईच अदर, विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड सो ऑन। दे कैन एक्सर्ट प्रेशर व्हेन दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। देयर आर सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल KMT कहती है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर KMT कहती है कि देयर इज नो वॉल्यूम ऑफ गैस, मतलब गैस का वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वेसल। ये पॉइंट भी बड़ा अहम है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट गलत हो जाते हैं लेटर ऑन जब हम आगे बढ़ते हैं और नॉन आइडियल बिहेवियर पे जाते हैं। फिर एक और बड़ा ना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि KMT कहती है कि द फोर्स इम्पार्टेड टू द the movement, the motion imparted to gas molecules by gravity is negligible as compared to the continued collisions between them. collisions की वजह से मूवमेंट ज़्यादा है गैस के मॉलिक्यूल में, और ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल में मूवमेंट क्या है, वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। ये मैंने ज़ुबानी बोल दिए हैं क्योंकि हम इनको कोई ऐसा समराइज नहीं करने जा रहे। हाँ, मैथमेटिकली एक पॉइंट ज़रूर है कि जो ई सब के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो हुआ करेगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली रिलेटेड हुआ करेगी। और फिर एक और फॉर्मूला हम C सब RMS बराबर होता था 3RT/m स्क्वायर रूट, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, जिसे हम कहते थे कि जो है ना ये क्या है, तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया। ये KMT की समरी है। अब KMT से हम लोग जो लॉस डिराइव कर सकते हैं वो हमारे पास आते हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज लॉ एंड ग्राहम्स लॉ। इवन हम इसमें से ये प्रूव करते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आपको इनकी डेरिवेशंस की नहीं ज़रूरत, क्या प्रूव करने बैठे रहेंगे और कैलकुलेशन सीख करेंगे, बस ये पता नहीं चाहिए कि कौन कौन से लॉज डिराइव होते हैं, और इसका फॉर्मूला सिर्फ आप याद रख लेंगे। काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने वाला जो फॉर्मूला फाइनल डिराइव होगा, बस वो। तो ये इतना सा एक ब्रीफ सा टच आप देंगे बच्चों काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से। अब हम ना आगे बढ़ रहे हैं और एक नए एंगल पे चैप्टर को या इस सारी बहस को मोड़ते हैं कि हमने तो अभी तक कहा जी गैस आइडियल होती हैं
और हमारे मुताबिक दुनिया की हर गैस आइडियल है। ये बात बड़ी अजीब भी होती है बच्चों के लिए सम टाइम कि जी आइडियल गैस कोई होगी भी क्या, वाकई होती है हमारे इर्द गिर्द। तो जो भी आपके इर्द गिर्द गैसें हैं वो आइडियल हो भी सकती हैं, वो आइडियल नहीं भी हो सकती। इट इज़ नॉट द विल ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। ये गैस की मर्जी नहीं चलनी यहाँ। दिस इज द कंडीशन दैट विल डिसाइड द नेचर ऑफ गैस, द बिहेवियर ऑफ गैस। ठीक है, एक ही गैस मसलन हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है, वो एक कंडीशन में आइडियल हो सकती है, दूसरी कंडीशन में नॉन आइडियल हो सकती है। तो इसलिए ये डिसीजन नहीं ले सकते आप लोग जी कि गैस हमेशा कोई आइडियल ही होगी या गैस हमेशा नॉन आइडियल ही होगी। अब नॉन आइडियल गैसेस कब हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं, ठीक है, और उन नॉन आइडियल गैसेस का बिहेवियर हमें किसने समझाया, ये पॉइंट्स हमारे पास फर्दर चलने हैं। और उसमें जब हम बात करने जाते हैं नॉन आइडियल बिहेवियर की, गैसों के नॉन आइडियल बिहेवियर की, तो मेरे पास है एक इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। दिस इज जनरल गैस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज फॉर आइडियल गैसेस। मैं इसको ना ये लिखता हूं इनटू 1, तो ये सारा कुछ इस तरह आएगा PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1, और इसमें जो 1 है ये कहलाता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। अब हमने ये रूल बना लिया है कि दुनिया की कोई भी गैस जिसके लिए PV ओवर nRT जो है ना, इसका जवाब 1 होगा, वो आइडियल होगी, और जिसमें आंसर 1 से वेरी कर गया वो क्या हुआ करेगी, नॉन आइडियल हुआ करेगी। और ग्राफिकली ये बात हम किस तरह से प्रेजेंट किया करेंगे, हम इस तरह लिखा करेंगे ग्राफिकली कि अगर इधर आप रखें प्रेशर और इधर रखें PV ओवर nRT, तो ये लाइन इस तरह चलनी चाहिए। अगर ऐसे चल रही है इज इक्वल टू 1, तो ये दुनिया की हर वो गैस जो इस लाइन के ऊपर ऊपर चलेगी वो आइडियल होगी। लेकिन जो मुख्तलिफ गैसेज होती हैं ना, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर दे देती है, इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड आइडियल नहीं है। लेकिन कब आइडियल नहीं है, जब उसका प्रेशर बढ़ा दिया। ठीक है, आप हाइड्रोजन लेते हो तो हाइड्रोजन जो है ना वो इस तरह चलती है, इसका मतलब है हाइड्रोजन आइडियल नहीं है, लेकिन कब, जब प्रेशर बहुत हाई है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप लोग ये सारा टेम्परेचर 0 पे आपने स्टडी किया था, फिर आप क्या करते हो, आप इसी गैस को पकड़ के एक सिलेंडर में डालते हो, जिस सिलेंडर को आपने हीट करके उसका टेम्परेचर आपने कर दिया कोई 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब उसको फिर से स्टडी करते हो तो ये लाइन तो है आइडियल का लिए एक स्टैंडर्ड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस तरह और हाइड्रोजन जो है वो इस तरह नजर आती है। दोनों लाइनें कहां पर आ गई हैं, आइडियल के करीब। इसका मतलब यहां से मैंने कंडीशन सेट करनी थी कि गैस आइडियल होगी कब, जब टेम्परेचर हाई होगा और प्रेशर लो होगा, और गैस नॉन आइडियल होगी कब, जब टेम्परेचर लो होगा और प्रेशर हाई होगा। क्योंकि इन कंडीशन में चेंज क्या आती है, इन कंडीशन में चेंज हमें नजर आएगी कि जब टेम्परेचर लो कर देंगे और प्रेशर हाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे और उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। और जब हम इनके ऊपर प्रेशर कम कर देंगे या टेम्परेचर हाई कर देंगे, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, दे विल फ्लाई अपार्ट, दूर दूर भाग जाएंगे, और उनके दूर दूर चले जाने से क्या होगा, उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप नहीं होंगी, तो इसलिए वो क्या बिहेव करेंगे, आइडियल बिहेव करेंगे। तो ये बच्चों हमारे पास ना एक कंसर्न बना है, कंडीशन सेट हो गई है कि गैस कब आइडियल होगी और गैस कब नॉन आइडियल होगी। ठीक है जी, तो ये कंडीशन भी आपसे एमसीक्यूज में आ सकती हैं, इसके ग्राफ पे क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में आ चुका है, 4 ऑप्शन में 4 गैसेस मौजूद थी, और वो 4 गैसें मैंने ग्राफ में 2 बनाई हैं, 4 टोटल ग्राफ में है, नाइट्रोजन और हीलियम भी हैं। ये 4 गैसें बुक में क्वेश्चन में है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। ये पास्ट यूएचएस का क्वेश्चन बता रहा हूं, और स्टेटमेंट ऊपर क्या है
कि आप बताएं मोस्ट नॉन आइडियल कौन है। कोई और बात नहीं की गई, प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है। जब ऐसी कोई बात नहीं की गई तो ये अंडरस्टूड हो गया कि ये सारे सेम कंडीशन में है, मतलब सबका टेम्परेचर भी सेम है, सबका प्रेशर भी सेम है। तो फिर इनमें से हमें देखना है कि वो कौन होगा। और ग्राफ में किसको मैंने शो किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को, कि जो मोस्ट नॉन आइडियल बिहेवियर देगी, वो जिग जैग सा एक पैटर्न जो बनाएगी, वो कौन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन भी आपको पास्ट के क्वेश्चंस में, पास्ट पेपर्स में मिल जाएगा यूएचएस के, कि ऐसा सवाल एक से ज़्यादा दफ़ा एग्जामिनर आपसे कर चुका है। ठीक है बच्चों, तो इस तर्ज अमल पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस क्या है। अब हमारे पास इसमें से जो चीज़ बची है इस सेक्शन में से, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वैन डर वाल्स इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या है, वो किस तरह से रियल गैसेस के लिए परफॉर्म करती है या अप्लाई कर दी जाती है, उसको बनाने का बेनिफिट क्या था, और उसके अंदर जो चंद एक अहम एमसीक्यू के लिहाज से पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करके आपका इसके साथ गैसियस स्टेट वाइंड अप हो जाएगा, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं वाइंड अप होगा। और उसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड स्टेट का जो सेक्शन हमारे सिलेबस में है वो भी डिस्कस करेंगे, और ऑब्वियसली उसके नेक्स्ट में हमें सॉलिड स्टेट से डील करना होगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस लेक्चर में आप लोग गैसियस स्टेट का ये पोर्शन अच्छी तरह से रिवाइज करके, इसको पढ़ के और फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को लाजमी सॉल्व करें बुक से, जो आपको बुक बार बार कही जाएगी कि जी आप स्टार्स की बुक लें और उसमें से ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें, जो कि आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों।